हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस साइंस एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। आज अपन जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं, जिसके अंदर अपन जूलॉजी से संबंधित 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया था और वो जो 10 प्रश्न थे उसमें से आपके कितने आए वो आपने बताए थे, और जिसने नहीं बताया वो अपने ग्रुप के अंदर बता दे कि आपके कितने आए थे। वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया गया, जाके देख ले। और आज का अपना पेपर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो, सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो प्रश्न है आपका, यकृत कोशिकाओं द्वारा कौन से विटामिन का संचय नहीं किया जाता है। प्रश्न है संचय नहीं किया जाता है, मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका भंडारण हमारा जो यकृत होता है वो नहीं करता है। विटामिन ए, बिल्कुल विटामिन ए का निर्माण भी होता है और संश्लेषण भी होता है। प्रश्न आ जाए, एकमात्र ऐसा कौन सा विटामिन है जो यकृत के द्वारा बनता भी है और यकृत में स्टोरेज भी रहता है, वो है विटामिन ए। तो ये आपका हो गया विटामिन ए, बिल्कुल है, तो ये तो नहीं होगा उत्तर। फिर विटामिन बी 12, बिल्कुल विटामिन बी 12 का भंडारण होता है, निर्माण नहीं होता है, भंडारण आपके यकृत की कोशिकाओं के अंदर होता है। ठीक है, विटामिन डी का भंडारण भी होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन विटामिन सी, जो विटामिन सी होता है, उस विटामिन सी का भंडारण आपके शरीर में नहीं होता है। एकमात्र ऐसा विटामिन, एकमात्र ऐसा विटामिन जो मूत्र के साथ उत्सर्जित होता रहता है वो आपका विटामिन सी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी कि विटामिन सी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका उत्तर सही हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपके दिया गया है, यकृत कोशिका विटामिन ए का संश्लेषण करती है। मैंने आपको बताया विटामिन ए का जो संश्लेषण होता है वो यकृत कोशिका करती है, साथ साथ में संश्लेषण और भंडारण भी करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तथा विटामिन डी व विटामिन बी 12 का क्या करेगी, संचय करेगी, यानी कि भंडारण करेगी। ये क्या यकृत का कार्य है। यकृत के कार्य के अंदर अपन ने इस चीज़ को पढ़ा था। तो सबसे पहला प्रश्न है, आप इसको देख लेना। फिर दूसरे प्रश्न को अपन देखते हैं कि जो ग्रासनाल है, ग्रासनाल का मतलब है ग्रशिका की भीतरी उपकला कौन से ऊतक की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आपकी ग्रासनाल है, अर्थात जो आपकी ग्रसनी है, उसकी जो भीतरी उपकला है, यानी कि अंदर की जो उपकला है, वो कौन से ऊतक की बनी हुई है। तो सबसे पहला यहाँ पर ऊतक दिया हुआ है, क्या ये ऊतक स्त्रित घनाकार उपकला कोशिकाओं का बना हुआ है। क्या ये ऊतक ये जो भीतरी उपकला है वो स्त्रित स्तंभाकार उपकला की बनी हुई है, ग्रासनाल की भीतरी उपकला, या स्त्री सल्की है, या उपरोक्त सभी है। तो इसका आंसर आप मुझे दीजिए, मैं आपके लिए कुछ टाइम देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बिल्कुल सही जा रहे हो। कुछ बच्चे सही सोच रहे हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि जो बच्चे विचार कर रहे हैं वो लगभग सही करते होंगे। अब यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यानी कि स्त्रित सल की उपकला। जो ग्रसनी होती है उस ग्रसनी के अंदर स्थान स्थान पर छिद्र पाया जाता है, यानी कि सल्की का मतलब छिद्र पाए जाते हैं। और सल की उपकला कहाँ पाई जाती है, आपको कमेंट के अंदर आंसर देना। मैंने कहा था फेफड़ों के अंदर जो कूपिकाएँ होती है उस कूपिकाओं के अंदर भी सल की उपकला पाई जाती है। तो ये आपका दूसरा आंसर है, दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब प्रश्न तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, पाचक रसों का स्राव आमाशय के कौन से भाग द्वारा होता है। आमाशय का कौन सा भाग है जो पाचक रसों का सिक्रेशन करता है। पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जो आपके ज्यूस है, डाइजेस्टिव ज्यूस है, उस डाइजेस्टिव ज्यूस का सिक्रेशन कौन से भाग द्वारा होता है। तो सबसे पहला यहाँ पर पार्ट दिया हुआ है कार्डियक, ठीक है, जिसको जठरागम भाग कहता है। एक है फंडस या फंडिस भाग, दूसरा है पाइलोरिक, और तीसरा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप मुझे बताइए। सबसे पहले कार्डियक भाग जो है, इस कार्डियक भाग को अपन कहता है जठरागम, ठीक है। यदि हिंदी में नहीं आता तो जठरागम। ये फंडस, ये हो जाएगा फंडस या फंडिस, जो अधिकांश भाग होता है, लगभग आमाशय का 80% भाग बनाता है। मैं यदि यहाँ पर आपको डायग्राम के द्वारा समझाऊँ तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। आमाशय को थोड़ा सा सही बनाते हैं अपन, ठीक है। ये आपका आमाशय हो जाएगा, ठीक है। आमाशय के नीचे यहाँ पर अग्नाशय है और यहाँ पर यकृत है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा था स्प्लीन होता है, फ्लिया होता है। अब ये जो आमाशय है, आमाशय का स्टार्टिंग भाग आपका होगा कार्डियक भाग, जहाँ पर कार्डियक संकोचन पाया जाता है। बीच वाला अधिकांश भाग फंडस होता है और लास्ट वाला पार्ट
पाइलोरिक होता है। तो ये 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से कौन सा पार्ट पाचक रसों का सीक्रेशन करता है? आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी सही होगा। फंडस वाला जो पार्ट है वो पाचक रसों का स्राव करता है। तो दूसरे प्रश्न अपन ने तीसरा प्रश्न भी देखा। अब चौथा प्रश्न अपन देखते हैं कि जो आपका वलन यानी कि वलन, रसांकुर एवं सूक्ष्मांकुर की उपस्थिति से आंत की पाचन एवं अवशोषणकारी सतह के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी आंतें होती है और आंतों के अंदर भी जो आपकी छोटी आंत होती है, छोटी आंत, छोटी को छोटी क्यों कहते हैं और बड़ी को बड़ी क्यों कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत के अंदर क्या पाया जाता है? वलन पाया जाता है। उस वलनों के ऊपर क्या पाया जाता है? रसांकुर पाया जाता है। रसांकुरों पर क्या पाया जाता है? सूक्ष्मांकुर पाया जाता है। ये सभी मिलकर कहीं ना कहीं जो पाचन और अवशोषणकारी जो सतह है उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव डालती है? तो यहाँ पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है क्या? क्षेत्रफल घट जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? यहाँ पर आपका आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे आपका जो होगा वो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा जिसकी वजह से आसानी से अवशोषण की क्रिया हो जाएगी। यदि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो जो सूक्ष्मांकुर होंगे वो आसानी से भोजन का अवशोषण कर देंगे। अवशोषण के बाद भोजन का स्वांगीकरण होगा, यानी कि जो पचित भोजन है वो आपके रक्त में जाएगा और शरीर के विभिन्न उत्कों अंगों तक जाएगा। उसको आप स्वांगीकरण कहते हो, उस प्रक्रिया को आप स्वांगीकरण कहते हो, एसिमिलेशन। और स्वांगीकरण के बाद फिर आपका हो जाएगा लास्ट में उत्सर्जन, ठीक है, और परिसंचरण होता रहेगा। तो ये आपका चौथा प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि सबका आंसर सही हुआ होगा। पांचवा प्रश्न अपन देखते हैं। पांचवा जो प्रश्न है वो आपका, 1 मिनट रुक जाना, जो पांचवा प्रश्न है वो आपका पांचवा प्रश्न यहाँ पर है भाई ब्रूनर की ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? ब्रूनर की ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है ग्रहणी, दूसरा है आमाशय, तीसरा है ग्रासनाल या ग्रसनी, और फिर है वृद्धांत्र जिसको आप बड़ी आंत कहते हो। तो कहाँ पाई जाती है? सबको पता होगा, सबका उत्तर से होगा। ये तो ऑप्शन ए सही है। ग्रहणी के अंदर ब्रूनर की ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो कहीं ना कहीं जो आपका क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल के साथ साथ में भोजन का जब पाचन होता है उस पाचन के अंदर ब्रूनर की ग्रंथियाँ अपना विशेष योगदान निभाती है। तो ये आपका पहला हो जाएगा ग्रहणी इसमें उत्तर। आगे का प्रश्न अपन देखते हैं। छठा प्रश्न, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। सबको पता है यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। मानव शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग कह दो, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कह दो। और उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग माना जाता है। यकृत के अन्य नाम खूब सारे नाम हैं, जिसको आप सामान्यतः जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर, मेरी जिगर का टुकड़ा, ये जिगर हो जाएगा। उसके अलावा इसको लीवर कहते हैं, लीवर इंग्लिश में कहते हैं। उसके अलावा मारवाड़ी में इसको कलेजा कहते हैं। ये जो सभी के सभी जो शब्द है वो इस लीवर के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये आपका हो जाएगा लीवर सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, जिसका निर्माण भ्रूण की कौन सी परत से होता है? जब भ्रूण की 3 परतें बनती है, जब भ्रूण बनता है, जैसे ही भ्रूण के अंदर युग्मनज के बाद उसमें विदलन होता है, तो विदलन के बाद उसमें 3 परतें बनती है, एक बाहर की ओर, एक अंदर की ओर और एक ठेठ अंदर की ओर। तो सबसे बाहर की परत को कहते हैं एक्टो, और बीच वाली को कहते हैं मीजो, और सबसे अंदर की को कहते हैं एंडोडर्मिस। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पर जो यकृत का जो निर्माण होता है वो एंडोडर्म के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर सी सही होगा, एंडोडर्म। ठीक है। प्रश्न 7वें को अपन देखते हैं। 7वां जो प्रश्न है वो है, आमाशय व ग्रहणी में भोजन की प्रकृति का सही क्रम। सबसे पहले जो आमाशय है वहाँ पर भोजन की प्रकृति कैसी होती है? आप सबको पता है आमाशय के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। ऑक्जेंटिक सेल, जिसको अपन पहले वाली वीडियो के अंदर देखा था, जिसको अम्लजन कोशिका कहते हैं। और अम्लजन कोशिकाओं के द्वारा HCl का सिक्रेशन होता है, और HCl एक प्रबल अम्ल है, यानी कि इसका pH मान लगभग 2 से 3 के बीच में होता है। और इस अम्ल के द्वारा आमाशय का जो pH होगा वो आपका आमाशय का pH हो जाएगा अम्लीय। अब अम्लीय किस में है? पहले के अंदर पहला उदासीन दिया हुआ गलत हो जाएगा, क्षारीय गलत हो जाएगा, अम्लीय। तीसरा यहाँ चौथा हो सकता है। तीसरे में पहले अम्लीय दिया हुआ है,
ठीक है, हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। उसके अलावा ग्रहणी, ग्रहणी के अंदर आपको ध्यान रखना है, ग्रहणी जो होती है उस ग्रहणी के अंदर ये जैसे आमाशय के बाद आमाशय जो होता है उस आमाशय के जो आगे का भाग होता है वो ग्रहणी है। ग्रहणी के ऊपर पित्ताशय है, सॉरी पीत यकृत है, और यकृत के द्वारा यहाँ से पीत रस आएगा और पीत रस की जो वाहिनी है वो इस ग्रहणी में आके खुल जाएगी। तो भोजन जैसे यहाँ से यहाँ आएगा तो इस पीत रस के द्वारा भोजन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। भोजन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो ग्रहणी के अंदर क्षारीय हो जाएगा और आमाशय के अंदर अम्लीय हो जाएगा। आंसर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबका आंसर सही हुआ होगा। देखो यहाँ पर पूरा वर्णन दिया हुआ है, आप आसानी से इसको देख सकते हो। नोट, ग्रहणी में आए भोजन के साथ पीत रस के मिलने से भोजन की अम्लता समाप्त होकर भोजन क्षारीय रूप में बदल जाता है, सबको पता है। उसके साथ में पीत रस मिलेगा। पीत एक हल्का क्षारीय तरल है, क्योंकि पीत हरे रंग का क्षारीय तरल है। क्षारीय तरल यहाँ पर है, क्षारीय तरल है जिसमें पीत लवण होता है, पीत वर्णक होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और लेसिथिन एक प्रकार की वसा है, लेसिथिन आदि पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर पीत के अंदर कौन कौन से लवण होते हैं जिसको पीत लवण कहता है। इसके अंदर लवण के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र है NaHCO3, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, खाने का सोडा। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान देना। ठीक है, आपके तो नहीं है लेकिन हो सकता है आपके कहीं केमिस्ट्री में काम आए सूत्र। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, पीत लवण। उसके अलावा ग्लाइकोकोलेट एक विशेष प्रकार का रसायन यहाँ पर है ग्लाइकोकोलेट, जिसका सूत्र है C26H43NO6। ठीक है, इसका सूत्र आपके कहीं काम आए तो याद कर लेना, नहीं तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा टोरोकोलेट जिसका सूत्र है C26H45NO7 और लास्ट में S, यानी कि यहाँ पर सल्फर एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो ये इसका सूत्र है। तो यहाँ पर पीत लवण के अंदर कौन कौन से लवण है, एक तो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखना, एक ग्लाइकोकोलेट, एक टोरोकोलेट, ये 3 प्रकार के पीत लवण हैं। और पीत वर्णक कौन से हैं, 2 प्रकार के पीत वर्णक है, एक विलीवार्डिन और एक विलीरुबिन। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। और आपको ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन जो है उस हीमोग्लोबिन के अंदर एक तो है हीम यानी कि लोहा है जो फेरस के रूप में होता है, एक होता है ग्लोबिन जो कि प्रोटीन है। तो ये अपन ने देखा था। और हीमोग्लोबिन की जो चैन होती है उस चैन के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाने से एक रोग हो जाता है जिसको अपन ने देखा था सिकल सेल एनीमिया, जो एक जेनेटिक बीमारी है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। अब पीत के क्या क्या कार्य है, वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण का मतलब है जो वसा है उसके साथ में जैसे ही पीत मिल जाएगा तो वसा जो हो जाएगी वो बड़ी बड़ी वसा जो गोलिका है वो छोटी छोटी में बदल जाएगी, जिसको पायसीकरण कहते हैं। यानी कि जटिल वसा का सरल वसा में बदलना पायसीकरण कहलाता है। यानी कि वसा के पायसीकरण के अंदर पीत अपना योगदान देता है। आगे है पीत भोजन को सड़ने से रोकने का काम करता है, भोजन को सड़ने से रोकने का काम करेगा, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम करेगा और भोजन की अम्लता को समाप्त कर क्षारीय बनाता है ताकि उसके ऊपर अग्नाशय रस रिएक्शन कर सके। हमेशा ध्यान रखना अग्नाशय जो रस होंगे वो क्षारीय प्रकृति के ऊपर ही अपना काम करेंगे, अम्लीय प्रकृति के ऊपर ये अपना काम नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए उसको क्षारीय बनाना जरूरी है। तो जरूरी है तो सीधी सी बात है, प्रकृति ने आपको पीत दिया है, पीत उसके साथ में मिक्स कर लो और पीत जैसे मिक्स हो जाएगा तो आपका जो भोजन है वो क्षारीय हो जाएगा और क्षारीय होती उसके ऊपर अग्नाशय रस रिएक्शन करेंगे और भोजन आपका क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला प्रश्न पूरा 8वां प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों को सही तरीके से पढ़े, बार बार पढ़े। ठीक है, वीडियो को 2 बार 3 बार देखें ताकि आपके ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। लार के बारे में सत्य कथन बताइए, लार के बारे में सत्य कथन कौन सा है, तो लार क्षारीय तरल है, बिल्कुल सही है। लार में जल होता है, टाइलिन एंजाइम होता है जिसको अल्फा एमिलेज एंजाइम कहते हैं, टाइलिन को अल्फा एमिलेज एंजाइम भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अंदर श्लेष्मा होता है, सही है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट सभी आयन इसमें उपस्थित होता है। लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है जो 3 प्रकार की होती है, यानी कि लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है जिसके द्वारा लार का सिक्रेशन होता है। यानी कि आपका यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, ये बहुत सिंपल प्रश्न है। अब 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न आपके है, सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रीन व सीरोटोनिन नामक हार्मोन अग्नाशय की कौन सी कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है, सबको पता है। अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं, 3 प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा,
बीटा और गामा तीनों प्रकार की कोशिकाएं अग्नाशय के अंदर पाई जाती है और अग्नाशय के अंदर लैंगरेंस द्वीप का पाए जाते हैं और इसके अंदर जो कोशिका होती है उसमें एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, तीन प्रकार की कोशिकाएं। तीनों प्रकार की कोशिकाओं में अल्फा कोशिकाओं के द्वारा कहीं ना कहीं अलग हार्मोन, बीटा कोशिकाओं के द्वारा अलग और डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा अलग हार्मोन सिक्रेशन होता है। जैसे अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोगोन जिसका क्या कार्य अभी आगे आएगा। उसके अलावा बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन, ठीक है, जिसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तीसरा है गामा या डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन और सीरोटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। प्रश्न अभी पूछा गया था एक कंपटीशन के अंदर, आपका जो सेंट्रल लेवल की सीटेट जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें 2 से अधिक हार्मोन स्रावित होते हैं, या 2 से अधिक हार्मोन स्रावित होता है। तो जिसके लिए आंसर उसने माना था अग्नाशय, लेकिन ऑप्शन के अंदर पीयूष भी था, तो कहीं ना कहीं पीयूष के द्वारा भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, इसलिए प्रश्न आखिरी रूप से डिलीट हो गया। तो ये आपका यहाँ पर है, ध्यान रखना। इसके द्वारा अल्फा कोशिकाओं के द्वारा अलग हार्मोन है, बीटा के द्वारा अलग है, डेल्टा के द्वारा अलग है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डेल्टा या गामा कोशिकाएं। ये आपका 9वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां जो प्रश्न है इसमें से आपके प्रश्न 100% आएगा। देख लेते हैं क्या प्रश्न है। यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रह कर लेती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि जो यकृत की कोशिका होती है, यकृत की कोशिकाओं को एपेटोसाइट सेल कहते हैं, एपेटोसाइट्स कोशिका कहता है, यानी कि इसको यकृत कोशिका कहता है। एपेटोसाइट जो कोशिका होती है उस कोशिकाओं के द्वारा आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रह कर लिया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहता है। इस प्रक्रिया को आप क्या कहोगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहता है, या ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो इसका आंसर आप थोड़ा सा विचार करिए और फिर बताने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है इसको भी अपन देखेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है इसको अपन देखेंगे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है और ग्लाइकोलाइसिस क्या है, सभी को अपन देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को अपन देख लेते हैं कि इस प्रश्न के अंदर आंसर क्या रहेगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जब रक्त में शर्करा की कमी हो जाती है, यानी कि जब रक्त में शर्करा की यानी कि जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तब यकृत की जो कोशिका है जिसको अपन हेपेटोसाइट्स कहते हैं, जो संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर उस कमी को पूरा करता है, इस प्रक्रिया को आप क्या कहोगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है रक्त में ग्लूकोज की कमी जैसे हो जाएगी तो ग्लूकोज की कमी जो ग्लाइकोजन होगा वो वापस ग्लूकोज में बदलेगा। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोज में बदलकर संग्रहित कर लेती है, इस प्रक्रिया को क्या कहता है, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहता है। क्या कहता है, ग्लाइकोजेनेसिस अभी आएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले है, यहाँ पर दिया हुआ है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है जीनोलाइसिस का मतलब है सबसे पहले आपने जैसे भोजन लिया तो भोजन से आपके स्टार्च था, स्टार्च से क्या बना दिया आपने, ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज जो होगा वो ग्लूकोज जैसे ही आपके शरीर में ग्लूकोज है, एक साथ में तो ग्लूकोज को आप यूज़ नहीं करोगे, ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में जाकर स्टोर हो जाएगा, इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। और आपका प्रश्न यहाँ पर है वो यही है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना और यकृत में जाकर स्टोर करना, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। आपका उत्तर बी सही होगा। लेकिन सबसे पहले जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसकी परिभाषा अपन देख रहे हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब हो जाएगा जो आपका ग्लाइकोजन है, जैसे आपके शरीर में रक्त के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ऐसे आप समझो कि सबसे पहले जो आपने भोजन लिया था वो स्टार्च था, स्टार्च को आपने ग्लूकोज में बदला, जो ग्लूकोज आपके एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोज में जाकर यकृत में जाके जमा हो जाएगा, इस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस, जिसके लिए इंसुलिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। लेकिन जब आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए, रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में बदलता है, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस का मतलब रिवर्स आना, ग्लाइकोलाइसिस, और इसके लिए ग्लूकोगोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। और ग्लूकोगोन हार्मोन अभी अपन ने देखा था कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, ग्लूकोगोन। तो ग्लूकोगोन
अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है। फिर है ग्लाइकोजेनेसिस, यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रह कर लेती है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या है, इंसुलिन। ठीक है, यदि आपके शरीर में इंसुलिन नहीं होगा तो आपका जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, यानी कि यकृत में ग्लूकोज की बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे ग्लूकोज बढ़ेगा तो वो ग्लूकोज मूत्र के साथ शरीर से बाहर आएगा। इसी रोग को मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तीसरा आपका है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है, तो यकृत की कोशिकाएं वसीय अम्लों व अमीनो अम्लों से ग्लूकोज का संश्लेषण करती है। अब जब ग्लूकोज का यहाँ पर जो ग्लूकोज का संश्लेषण होगा वो किसी गैर कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होगा, यानी कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। यहाँ पर ग्लूकोज का संश्लेषण किसके द्वारा हो रहा है, वसीय अम्लों के द्वारा, और उसके अलावा अमीनो अम्लों के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, यानी कि गैर कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। और चौथा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में टूटकर पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, जो श्वसन के अंदर वायवीय व अवायवीय श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है। तो ये आपका इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, आंसर बी सही रहेगा। आंसर बी सही है। किस किस का सही हुआ आप बता सकते हो। टोटल आपके कितने सही हुए आप बता देना। जिसके यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 10 में से 8 सही है वो उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, और जिसके अभी भी 6 से भी कम आ रहे हैं उसकी तैयारी को और मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। थैंक्स अ लॉट।